तुम दोनों एक नंबर के बेवकूफ हो। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी इस निकम्मे को सांत्वना देने की? मैंने क्या कहा था? ये लड़की किसी लायक नहीं है। इससे बुरे बर्ताव की जगह और किसी भी चीज की उम्मीद की ही नहीं जा सकती। और आपसे भी माँ। देखा, मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था, लेकिन तुम लोगों के समझते ही नहीं। मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहती हूँ। नहीं मिलना मुझे किसी से भी। मुझे अपने कमरे में अकेले रहना है, आप सबसे दूर। आप सबके सब बुरे हो, बहुत बुरे। तुम दोनों तो आज इसे प्यार दुलार देने चली गई, लेकिन खबरदार, जो आइंदा से तुम दोनों ने या फिर वो जैस्मिन और बानी इसके पास भी गई तो कोई जरूरत नहीं है इसे प्यार देने की। इसे जो करना है करने दो, और अब तो इसके मन का ही होने दो। पर माँ जी, वो जो कुछ भी कर रही है वो सब गुस्से में कर रही है। इस बात का उसे बाद में बहुत पछतावा होगा। और गुस्से में तो अच्छे से अच्छे लोग भी अपना आपा खो बैठते हैं। हाँ माँ जी, इस समय उसे अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। वो इतनी समझदार भी नहीं है जो खुद ब खुद ठीक हो जाए। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है माँ जी, इसलिए उसे परिवार के साथ की बहुत जरूरत है। इस घर में वो बस अपने भैया से ही जुड़ी हुई है। आपके साथ भी उसकी ठीक से नहीं बनती, और हमें तो उसने अभी तक ठीक से अपनाया भी नहीं है। अब उसके चारों भाई तो दिन रात काम करने के कारण व्यस्त रहते हैं, वरना वो अगर यहाँ होते तो वो इसे समझा देते। अरे कुछ नहीं समझ सकती है। समझाने के लिए तो बड़े से बड़े विद्वान भी आकर समझा दे इसे, लेकिन सामने वाली व्यक्ति में भी समझने की चाह होनी चाहिए। वो तो है माँ जी, लेकिन। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। मैं उसकी माँ हूं, तो तुम दोनों को उसकी माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया सो कह दिया। अब उसे अकेला छोड़ दो। वो प्यार दुलार या सांत्वना किसी की भी लायक नहीं है, और ये बात मैं ना जाने कितनी बार दोहरा चुकी हूँ। अगर फिर से तुम चारों में से उसके पास कोई भी गया तो उससे पहले मैं तुम चारों की बैंड बजाऊंगी। सरिता के इस आदेश के कारण अब भाभी आगे कुछ भी नहीं कर पाती। देखना बानी, कंचन कल से अकेली है अपने कमरे में। नौकर खाना लेकर गया था, लेकिन उसने उसे अंदर आने से मना कर दिया। मुझे तो अब उसकी बड़ी चिंता हो रही है। मुझे भी जैस्मिन, लेकिन अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। अक्षरा और प्रार्थना ने बताया कि उन्हें माँ जी ने सख्त मना कर दिया है वहां जाने से, और अगर हम भी वहां पर चली गई तो माँ जी हमारी बैंड बजा देगी। बेचारी कंचन, कभी कभी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि ऊपर वाले ने सबको अलग अलग क्यों बनाया है। कोई मोटा होता है तो कोई पतला होता है, कोई काला होता है तो कोई गोरा होता है, और कोई गूंगा होता है तो कोई बहरा होता है। ऐसा नहीं है जैस्मिन। मेरी नानी कहा करती थी कि ऊपर वाले ने सब में बराबर की कमियां डालकर भेजा है। बस सबकी कमियां अलग अलग होती हैं, लेकिन जीवन में वही जीत जाता है जो अपनी कमियों को ही अपनी ताकत बनाकर खुशी से जीता है। और यही बात कंचन को भी करनी होगी, वरना ऐसे ही रो रो कर वो खुद की जिंदगी बर्बाद कर देगी। सो तो है बानी, और अब वो चाहकर भी अपना कालापन दूर नहीं कर सकती। इसीलिए जो है उसी को उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए, और उसे जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन वो है कि बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, बस अपना घमंड ही लेकर बैठी है। यूं ही 2 दिन बीत जाते हैं, और कंचन अब तक अपने कमरे से बाहर आई नहीं होती है। ये क्या है माँ, आप ऐसा कैसा कर सकती हो? हमें कंचन के पास जाने दीजिए, उसे कमरे के बाहर निकलने दीजिए। अरे आपके कारण हम भी नहीं जा पा रहे, और वो खुद तो बाहर आने से रही। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए ही मैं तुम लोगों को भी मना कर रही हूँ। मत जाओ उसके पास, और 2 दिनों तक अकेली रहेगी तो अच्छे से उसकी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। बस कीजिए माँ, इतनी भी निर्दयी मत होइए ना। बकवास मत कर विपुल। माना कि मैं निर्दयी हो रही हूँ, लेकिन उसने काम ही वैसा किया है। तुम लोग नहीं जानते इसका कालापन कम करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। 50 जगहों से 50 अलग अलग चीजें मंगवाई थी मैंने। कितनी जगह फोन घुमाया, और तब जाकर रौनक जैसा अच्छा लड़का मिला।
लेकिन नहीं, इस लड़की ने तो सारा रायता फैला दिया। तभी वहां पर अक्षरा आती है। माँ जी वो कंचन के कमरे का दरवाजा खुला था, इसलिए मैं कमरे के अंदर चली गई और उसके कमरे में से ये चिट्ठी मिली है। जल्दी पढ़िए इसे कि आखिर इसमें क्या लिखा है। ये तू क्या कह रही है? ला दे मुझे। माँ और भैया, मैं जा रही हूँ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। मेरा ये काला रंग मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा। बचपन से लेकर आज तक अपनी बदसूरती के कारण मैंने केवल दुख ही सहा है, और अब आगे और दुख सहने की ताकत नहीं है मुझ में। मेरे कारण आपको भी बहुत गुस्सा, शर्मिंदगी और चिड़चिड़ होती है ना माँ? इसीलिए अब मैं आप सबसे दूर जा रही हूँ। मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिले, बस यही प्रार्थना करना आप सब। जीते जी तो कभी खुशी से नहीं रह पाई, लेकिन मरने के बाद भगवान जी के पास जाकर खुश रहना चाहती हूँ। क्या? इसका मतलब हमारी कंचन आत्महत्या करने गई है? नहीं, ये नहीं हो सकता। विपुल बेटा, कंचन को बचा ले बेटा। ये चिट्ठी आज की ही है और अभी 9 बज रहे हैं। 8 बजे के करीब लिखी होगी उसने। जा बेटा, जाकर देख ले कि कहाँ है वो। यही आसपास ही होगी। जाकर कहाँ पर जाएगी वो हमें छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। हाँ माँ, मैं अभी जाकर देखता हूँ, और तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। हम तीनों मोहल्ले में देखते हैं। विपुल घर के पास वाले सुसाइड पॉइंट पर जाता है और वहां पर रोती हुई कंचन को देखता है। मुझे पता था कंचन कि तू यहीं पर होगी। भैया, आप यहाँ पर? कंचन विपुल के गले लगती है और बिलक बिलक कर रोने लगती है। मुझे नहीं मरना भैया, मुझे भी एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, लेकिन मैं ऐसे नहीं जी सकती क्योंकि मेरा रंग काला है। मैं तो खुली सांस भी नहीं ले सकती। क्यों भैया, मेरे साथ ही इतना गलत क्यों हो रहा है? पता नहीं मेरी ही किस्मत इतनी फूटी हुई क्यों है। बस कर कंचन, अब रोना बंद कर दे, हिम्मत जुटा और चल। घर पर सब तेरी राह देख रहे हैं, इतनी परेशान हो रही है वो तेरे लिए। नहीं भैया, मैं नहीं आऊंगी वहां पर। हाँ, ये सच है कि मैं अंदर से मरना चाहती हूँ और एक अच्छी जिंदगी जीने की ख्वाहिश भी रखती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आज अगर मैं आपके साथ वापस घर चली आई तो घूम फिर कर वही सब होगा, वही दुख, वही दर्द। लेकिन भैया, मुझ में वाकई में उतनी सहन शक्ति नहीं रही अब। आज तक मैंने बहुत सह लिया, इसलिए मैं आपके साथ घर पर नहीं आऊंगी। आप जाइए, चले जाइए यहाँ से। आपको मेरी कसम भैया, दूर रहिए मुझसे। ये तू क्या बकवास कर रही है कंचन? रुक जा प्लीज कंचन, मेरी बात सुन ले। नहीं भैया, आज तो मैं मरकर ही रहूंगी। मुझे मरना ही होगा। इस दुनिया में जीकर मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं चाह रही हूँ भैया, आप अपना और सबका ख्याल रखना। लव यू भैया। रुक जा कंचन। कंचन पीछे सरके, उससे पहले ही विपुल उसे पकड़ लेता है और वो उसे जबरदस्ती उस जगह से दूर लेकर जाता है और एक सुरक्षित जगह जाकर बैठता है। आपने मुझे क्यों रोका भैया? मुझे मरना होगा, जाना ही होगा यहाँ से। इस धरती पर मैं आप सबके लिए और खास करके माँ के लिए किसी बोझ से कम नहीं हूँ। मैं घमंडी हूँ और बुरी हूँ। मुझ में दुनिया की सारी खामियां हैं, लेकिन मेरे अंदर का दर्द कभी कोई देख ही नहीं पाया और ना ही मुझे आज तक कोई समझ पाया है। ये तू कैसी बातें कर रही है कंचन? अरे हम कोई पराई लोग हैं क्या? हम तो तेरे अपने ही है ना, तो हमें तेरा दर्द क्यों पता नहीं होगा? अगर सब तुझसे प्यार नहीं करते, तेरा दर्द नहीं समझ पाते, तो तेरे जाने की खबर सुनकर सबकी जान ऊपर नीचे नहीं होती। और खास करके माँ ने तो कह दिया है मुझसे कि तुझे किसी भी हाल में सही सलामत घर वापस लेकर आना है। इसलिए चल कंचन, अपने घर चल। क्या कहा? माँ ने ये सब कहा? हाँ कंचन, माँ ने ही ये सब कहा है। अरे वो चाहे कितना भी गुस्सा कर ले, ताने कस ले, लेकिन है तो वो हमारी माँ है ना।
और उनके गुस्से में भी उनकी गहरी ममता छुपी हुई है। यह सुनकर तो कंचन और ज्यादा भावुक हो जाती है। फिर वो विपुल के साथ घर चली जाती है और कंचन को सही सलामत देखकर सबकी जान में जान आती है। कंचन बेटा, तू आ गई। मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी तू? पागल वागल हो गई थी क्या? ऐसा कोई करता है क्या? माँ। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ती हैं। एक पल के लिए तो मुझे ये लगा था कि मैंने तुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन तुझे वापस देखकर मैं बहुत खुश हूँ बेटा। मुझे माफ कर दीजिए माँ। मेरा दिल इतना भारी हो गया था कि मैं अपनी जान ही देने चली गई। चुप हो जा, ऐसा नहीं कहते बेटा। हम सब है ना तेरे लिए। मैं भले ही तुझ पर गुस्सा करती हूँ, लेकिन है तो तू मेरी ही औलाद ना। और खबरदार, जो आइंदा से ऐसी पागलों जैसी हरकत की तू। हाँ माँ, नहीं करूंगी मैं ऐसा। फिर बाद में भाभी अभी कंचन के साथ बातें करती हैं। कंचन, क्या हम तुमसे 2 मिनट बात कर सकते हैं क्या? हाँ भाभी, बोलिए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? देखो, हम जानते हैं कि तुम हमें अपना नहीं मानती, लेकिन फिर भी कंचन, एक नौकरानी समझकर ही सही, तुम अपनी दिल की सारी बातें और मन में दबी हुई सारी उलझनें हमारे साथ बांट सकती हो। हाँ कंचन, इससे तुम्हारा मन भी हल्का होगा और हम भी तुम्हें सही सुझाव दे सकेंगे। तुम छोटी हो, इतनी समझदार भी नहीं हो, इसीलिए कभी कभी ना समझ होने के कारण अक्सर लोग गलत राह पर चल पड़ते हैं। और तुम्हारा रंग काला है तो क्या हुआ? तुम्हारा मन तो साफ है ना, और वही असली सुंदरता भी होती है। जानती हूँ कि आजकल ये बात काफी ट्रेंड में है। खूबसूरती मन से होती है, बाहरी सुंदरता से कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर गौर से सोचकर देखा जाए तो वाकई में ये बात सच है। जो इंसान अपने स्वभाव और मन से अच्छा होता है, उसकी सुंदरता तो बाकी सुंदर व्यक्ति से भी ज्यादा झलकती है। और हमने कई बार देखा है कंचन कि तुम बंगले के बाहर आए भिखारियों की हमेशा मदद करती हो। हर महीने आश्रम के बच्चों को खाना, कपड़े और पैसे भेजती हो। और ये सब तुम्हारी सुंदरता ही तो है। जितना तुम्हारा किरदार अच्छा होता है, उतनी ही तुम्हारी सुंदरता बढ़ती है। इसीलिए तुम अपनी सुंदरता की परिभाषा को बदलो और अपना थोड़ा नजरिया भी बदलो। फिर देखो, जीवन जीना कितना आसान और सुकून से भरा हो जाएगा। शायद आप सही कह रही हो भाभी। मैं ही गलत थी, जो खुद को हमेशा कोसती रही। लोग तो इतनी सुंदर सुंदर हीरोइन पर भी कितने गंदे कमेंट्स करते हैं, क्योंकि वही लोग गंदे होते हैं। उनका नजरिया गलत होता है और उन्हें तो बस बातें बनाना आता है। हाँ कंचन, बिल्कुल सही कहा तुमने। थैंक यू सो मच भाभी, जो आप दोनों यहाँ पर आए और मुझे इतने अच्छे से समझाया। कोई बात नहीं कंचन, और आज तुमने हमें दिल से भाभी कहा है, और इसीलिए हमें तुमसे ज्यादा खुशी हो रही है। वैसे कंचन, अगले हफ्ते तुम्हारा जन्मदिन है, तो इस बार तुम्हारे जन्मदिन के अवसर पर हम एकदम अच्छे से तैयारियां करेंगे और एक शानदार पार्टी होगी। क्यों प्रार्थना? हाँ हाँ बिल्कुल। और बहुत रो लिया तुमने कंचन, लेकिन अब से तुम्हें रोने का कोई हक नहीं है। आगे से तुम अपने जीवन में बस खुशियां ही मनाओगी। हाउ स्वीट भाभी, थैंक यू सो मच। कंचन के जन्मदिन के लिए घर वाले काफी तैयारियां करते हैं और सरिता खुद उसके लिए तोहफे खरीदने जाती है। सारी तैयारियां हो गई है ना? हाँ माँ जी, सब कुछ सेट है। बहुत खूब। वैसे केक का ऑर्डर दिया कि नहीं? अगर नहीं दिया है तो 3 लेयर का ही केक मंगवाना। और हाँ, वो शहर की सबसे बड़ी और नंबर 1 बेकरी से ही मंगवाना। नहीं माँ जी, इस बार केक बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि इस बार कंचन के साथ उसकी 4 भाभियां हैं और हम चारों मिलकर अपनी प्यारी सी ननन के लिए एक बड़ा ही प्यारा केक बनाएंगे। और उस केक में मिठास के साथ साथ हम चारों का अगणित प्यार भी मिला हुआ होगा। क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, बस इस बार उसका जन्मदिन अच्छे से हो जाए। मैंने जाने अनजाने में उसे बहुत दुख दिया है, लेकिन अब तो मैं उसके चेहरे पर खुशी ही देखना चाहती हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, आप उसकी फिक्र मत कीजिए।
तब आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। फिर जन्मदिन की सुबह जब सरिता कंचन को विश करने के लिए उसके कमरे में जाती है, तब वो उसे फर्श पर बेहोश पड़ी देखती है। ये क्या कंचन, इसे क्या हो गया अचानक से? हे भगवान, इसकी तो सांसें भी ठीक से नहीं चल रही। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अब चंचल मायके में रहते हुए ससुराल वालों में से किसी का भी फोन नहीं उठाती। अरे विवेक बेटा, तुम्हारी चंचल से बात हो गई क्या? मैं कब से उसे कॉल कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा फोन उठा ही नहीं रही। हाँ देवर जी, मैंने भी उसे कितने सारे मैसेजेस किए हैं, लेकिन उनका भी उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। पता नहीं भाभी, शायद वो कहीं बाहर गई होगी, क्योंकि अभी तक मेरी भी उससे कोई बात नहीं हुई है। लेकिन मेरी जब भी उससे बात होगी तब मैं उसे इन्फॉर्म कर दूंगा, फिर वो आपको कॉल जरूर करेगी। ठीक है बेटा। फिर ऐसे कई बार कॉल करने के बाद चंचल सिर्फ विवेक का ही कॉल उठाती है। और तभी आखिर बात क्या है चंचल? मैं और मेरे घर वाले तुम्हें कब से कॉल कर रहे हैं, लेकिन तुम हमारा फोन उठा ही नहीं रही। कुछ हुआ है क्या वहां पर? सब ठीक तो है ना? अरे सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है। वो तो मैं जानबूझकर किसी का भी कॉल नहीं उठा रही थी और मैंने मैसेजेस का भी कोई जवाब नहीं दिया। ये तुम क्या कह रही हो चंचल? लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों मतलब? अरे मेरी मर्जी। वहां रहते हुए 24 घंटे में उन्हीं लोगों के बीच थी। अब पग फेरे के लिए मैं 2 से 3 यहीं पर हूं ना, तो मुझे उन सब से थोड़ा तो ब्रेक मिलना ही चाहिए ना। और यही टाइम है मेरे पास, इसीलिए मैं इसे पूरी तरह एंजॉय करना चाहती हूँ। अच्छा चलो, अब मैं रखती हूँ फोन, क्योंकि मुझे अब टीवी देखना है। और सबको बोल दो कि बार बार कॉल करके मुझे कोई परेशान ना करे। बस 2-3 दिनों के लिए तो आई हूँ यहाँ पर, कहीं देश छोड़कर नहीं गई हूँ मैं। पर चंचल, मेरी बात तो सुनो। विवेक आगे कुछ कहे उससे पहले ही चंचल कॉल कट कर देती है। फिर अगले दिन जास्मिन उससे मिलने आती है। और तभी, क्या? अरे तू पागल पागल हो गई है क्या? तू जानबूझकर बुरी क्यों बन रही है? देख चंचल, अब जो हुआ सो हुआ, उस बात को वहीं पर छोड़ दे और आगे बढ़ अपनी जिंदगी में। नहीं जास्मिन, मैंने तुझे पहले भी कहा था कि ये शादी वगैरह मेरे बस की बात ही नहीं है, और इसीलिए मैं अपने ससुराल में जितना पूरा बन सकती हूँ उतना बनकर ही रहूंगी। और देखना, 1 महीने के अंदर ही मैं फिर से अपने मायके वापस भी आ जाऊंगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। ओ गॉड चंचल, प्लीज ऐसा कुछ भी मत कर। इस देश में ना जाने ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनकी शादी ऐसे ससुराल में और ऐसे आदमी से होती है जो हमारी सोच से भी परे होते हैं। लेकिन तू कितनी खुशनसीब है कि तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है, लेकिन तुझे उसकी कोई कीमत नहीं है। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने से पहले ही तू तो उसे खत्म करना चाहती है। हाँ जास्मिन, क्योंकि मेरे लिए तो यही सही है। यूं ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और उसके बाद चंचल को लेने के लिए विवेक उसके मायके आता है। देखिए दामाद जी, आज बिल्कुल भी ना नुकुर मत कीजिए। ये सारे पकवान मैंने खास आपके लिए ही बनाए हैं, तो ये सब तो आपको खाना ही होगा। ठीक है आंटी, मेरा मतलब माँ जी, अब आपने ये सब इतने प्यार से जो बनाया है तो मैं भी इसे पेट भर कर खाऊंगा। ये हुई ना बात। वैसे विवेक बेटा, हमारी चंचल भी बिल्कुल सरोज की तरह ही खाना बनाती है, खास तौर पर मीठे पकवान। अब पहली रसोई की रस्म पर इसने आप लोगों को हलवा बनाकर खिलाया होगा, तभी आपको इसके हाथ का टेस्ट पता चल गया होगा। आपको पता है, चंचल के हाथ का बना हलवा तो पूरे मोहल्ले में प्रसिद्ध है। क्या? क्या बात है पापा जी। और आपने सही कहा, उस दिन चंचल ने क्या हलवा बनाया था। हमारे घर पर तो वो हलवा सबको बहुत पसंद आया। फिर घर जाते समय, देखो चंचल,
मैं सब समझ गया हूँ कि तुम असल में खाना बहुत अच्छा बनाती हो। फिर तुमने मेरे घर वालों को ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? और तो और वो हलवा, वो भी तुमने कैसे बनाया था? अब एक ही बात मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ? मैं ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे घर पर खाना नहीं बनाना है। तुम्हारे साथ शादी करके वहां पर एक ही छत के नीचे रह रही हूँ। उसी बात का शुक्र मनाओ तुम। चंचल की यह बातें सुनकर विवेक आगे कुछ भी नहीं कह पाता। फिर ससुराल पहुंचने पर, तुम्हारे आने से बहुत अच्छा लग रहा है बहू, वरना 2 दिनों से तो घर में रौनक ही नहीं थी। वैसे चंचल, हमने तुम्हें कितने कॉल्स और मैसेजेस किए, लेकिन तुमने तो एक का भी जवाब नहीं दिया। मायके जाकर हमें भूल गई क्या तुम? सच कहूँ तो हाँ, मैं वहां जाकर सबको भूल गई थी। एक्चुअली मैं वहां जाकर इतनी बिजी जो हो गई थी कि मुझे आप सबके बारे में कुछ याद ही नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, अब तुम आराम कर लो। ट्रैवल करके थक गई होगी ना, इसीलिए आज शाम के जो भी काम होंगे वो सारे काम मैं ही कर लूंगी। वैसे मेरा प्लान भी आराम करने का ही था भाभी, और अगर आप मुझे कहते ना, तब भी मैं आज कोई काम नहीं करती। इस तरह से उल्टा बोलकर चंचल अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन उसके ससुराल वाले बड़े ही समझदार और अच्छे लोग होते हैं, इसलिए कोई भी उसकी इन हरकतों पर इतना ध्यान नहीं देता। फिर अगले दिन, चलो चंचल, आज से मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाती हूँ। आओ, पहले आटा कैसे गूंदना है वो सीखते हैं। अरे नहीं भाभी, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। ये सब सीखने के लिए मैं अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ भाभी। ऐसा बोलकर कैसे चलेगा चंचल? अब हम जब तुम्हें इतना समझकर ले रहे हैं, तो तुम्हें भी समझदार बनकर सीखना चाहिए ना। पर भाभी, मैंने सीखने के लिए मना थोड़ी ना किया है। बस अभी के लिए मुझे नहीं सीखना है, दैट्स इट। देखो चंचल, दूसरों पर निर्भर रहने से अच्छा तो यही होता है कि हम खुद का काम खुद ही करना सीख ले। और अब मेरे साथ तुम भी इस घर की बहू हो, इसलिए हमें हर एक जिम्मेदारी बांटकर काम करना होगा। और वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। इसीलिए तुम ये सारे काम आज ही सीख लो। चंचल आगे कुछ भी नहीं कह पाती और भावना उसे खाना बनाना सिखाने लगती है। ऐसे ही एक दिन, अरे वाह, क्या सुंदर दिखती है इंदु की छोटी बहू, इसे किसी की भी नजर ना लगे। हाँ, भावना और चंचल दोनों बहुएं एकदम सुंदर है। मैं भी अपने बेटे के लिए ऐसी ही बहू लाऊंगी। वैसे चंचल बेटा, जरा यहाँ पर तो आओ हमारे पास, तनिक बैठकर 2-4 बातें तो करो। अरे नहीं नहीं, मुंह दिखाई में तो आपने मेरा मुंह देख लिया है, और वो रस्म भी हो गई है। और वैसे भी हमारी इतनी कोई जान पहचान भी नहीं है, इसलिए आपके साथ बैठकर मैं बातें नहीं कर पाऊंगी। जब यहाँ पर मेरी सास आएगी, तब उनके साथ आप बातें कर लेना। अरे, ये तो बड़ी अजीब लड़की है, बात करने की तो तमीज ही नहीं है इसमें। फिर थोड़ी देर बाद में जब वहां पर इंदु आती है, तभी वो दोनों औरतें उसे चंचल के बर्ताव के बारे में बताती हैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे सूरज से तो वो कितनी अच्छी दिख रही थी, लेकिन सीरत से तो एकदम बुरी लग रही थी हमें। हाँ इंदु, अरे भावना और उस चंचल में तो जमीन आसमान का फर्क है। हमें लगा कि नई बहू शर्मीली होगी, लेकिन अभी पता चला कि इसमें तो काफी अकड़ है। पास बैठकर बात करने को बोला तो उसने मना कर दिया, और जाते जाते तो वो इस तरह से बात करके गई है जैसे कि वो कहीं की महारानी लगती हो। उसके बर्ताव के लिए मैं आप दोनों से माफी चाहती हूँ, लेकिन आप दोनों जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मेरी चंचल बहू तो स्वभाव से काफी अच्छी है। भ्रम में मत रहिए इंदु बहन, और अगर आप रह रही हो तो मेरे शब्द लिख कर लीजिए। जल्द ही तुम्हें तुम्हारी नई बहू का असली रूप दिख जाएगा, इसलिए आप तो उससे संभल कर ही रहना। चलो अब निकलते हैं हम। फिर वो दोनों औरतें वहां से चली जाती हैं। फिर बाद में
अरे क्या हुआ माँ जी? दोनों काकियां ऐसा क्यों कह रही थी? जाने दे बहू, उन्हें चंचल के बारे में कुछ पता नहीं है, इसीलिए एक ही मुलाकात में उन्होंने उसे कुछ भी कह दिया। लेकिन हम जानते हैं ना कि हमारी चंचल थोड़ी नासमझ और बेबाक सी है, लेकिन वो बुरी बिल्कुल नहीं है। और यहाँ रहकर तो वो धीरे धीरे समझदार बन ही जाएगी। हाँ माँ जी, लोगों को उसका स्वभाव चाहे जैसा भी लगे, लेकिन हमें पता है कि उसका दिल एकदम साफ है। उन दोनों की ये सारी बातें चंचल चुपके से सुन लेती है और वो अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, ये मेरे ससुराल वाले ऐसे कैसे लोग हैं? लगता है दुनिया की सारी समझदारी और अच्छाई बस इन्हीं लोगों में भरी हुई है। अरे कभी तो गुस्सा करो मुझ पर। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मेरा यहाँ से निकलना और मुश्किल होता जाएगा। ना बाबा ना, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से 9-2-11 होना ही होगा। और उसके लिए मुझे इन सब की नजरों में और भी ज्यादा बुरा बनना होगा। फिर अगले दिन परिमल विवेक और चंचल को हनीमून की टिकट्स देता है। और तभी, क्या पापा जी, दे देकर भी आपने ये क्या सरप्राइज दिया है? शिमला मनाली का हनीमून पैकेज? मतलब मैं कुछ समझा नहीं बेटा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे आपसे अच्छे और बड़े सरप्राइज की उम्मीद थी, जैसे कि पेरिस या स्विट्जरलैंड का हनीमून पैकेज की। अब हमारी इतनी बड़ी बड़ी साड़ी की दुकानें हैं और ऊपर से विवेक जी भी एक बड़े पोस्ट पर मैनेजर हैं, तो हमारे घर पर कितना सारा पैसा है। लेकिन फिर भी आप लोग हमें मामूली लोगों की तरह शिमला मनाली भेज रहे हो। इट्स ओके चंचल। नहीं विवेक, इट्स नॉट ओके। गुड चंचल, गुड। और ओवर कर, इतनी कड़वी बन कि आज तो ये सभी लोग तुझे गुस्सा होकर अच्छा खासा लेक्चर दे दे। देखो विवेक, मैं शिमला मनाली पिछले साल ही गई थी, वो भी अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। इसीलिए ये टिकट आप ही रख लो पापा जी, और आप माँ जी को लेकर जाओ साथ में, क्योंकि इतनी बोरिंग जगह पर मैं वापस बिल्कुल नहीं जा सकती। मैं समझ सकती हूँ बहू कि शिमला मनाली काफी मामूली जगह हो चुकी है, लेकिन बेटा, हम चाहते हैं कि तुम दोनों की पहली ट्रिप भारत में ही हो। इस बार चले जाओ ना वहां पर, फिर अगली बार तुम दोनों विदेश चले जाना। हाँ बेटा, अब इतनी टिकट्स कराई है तो घूम कर आओ ना। तुम्हें देखकर हमें भी बहुत खुशी मिलेगी। पर पापा जी। पर वर कुछ नहीं बेटा, हमारे लिए चले जाओ। फिर उन दोनों के जाने के बाद, ये सब तुम्हारा क्या चल रहा है चंचल? अरे तुम कितनी अच्छी हो, फिर भी इतनी बुरी बनने का नाटक क्यों कर रही हो तुम? प्लीज ये सब करना बंद करो ना। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हें अभी बोल के रख रही हूँ कि हम दोनों यहाँ से तो साथ में जाएंगे, लेकिन शिमला मनाली पहुंचने पर वहां से अलग हो जाएंगे हम। मतलब? इसका मतलब ये है कि मैं वहां पर अकेली घूमूंगी और तुम भी अकेले ही घूमना, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ घूमने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तुम क्या बोल रही हो चंचल? अनजान जगह पर हम दोनों अलग अलग क्यों घूमेंगे? देखो, मैं जानता हूँ कि हम दोनों बस नाम के लिए पति पत्नी हैं, लेकिन हम दोनों अब अच्छे दोस्त तो बन ही सकते हैं ना। और उस दोस्ती के नाते ही मेरे साथ रह लो ना। अरे यहाँ पर तो हर टाइम हम साथ में ही रहते हैं ना, तो कम से कम वहां जाकर तो मुझे थोड़ी आजादी दे दो। पता नहीं सबके सब मेरा खून पीने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। जैसा कि चंचल ने कहा होता है, वो दोनों अपने हनीमून पर अलग अलग होकर ही घूमते हैं। और जब अचानक से इंदु उसे कॉल करती है, तभी, अच्छा बेटा, मेरी बात कराओ ना चंचल से। वो तो हमारे वीडियो कॉल्स उठाने से रही, मैं सब जानती हूँ। नहीं नहीं बोलकर वो भी खूब मजे कर रही है वहां पर। हाँ माँ, अब क्या करें, यहाँ की वादियों की बात ही कुछ और है। हाँ बेटा, अच्छा चल, अब बात करा मेरी उससे। अरे विवेक बेटा, कुछ तो बोल, क्या हुआ? विवेक कॉल कट कर देता है। सॉरी माँ, मुझे आपका कॉल कट करना पड़ा। अगर घर पर सबको पता चला
कि चंचल और मैं यहाँ पर आने के बाद अलग अलग हो चुके हैं, तो खामोखा सब लोग वहां पर परेशान हो जाएंगे और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता, और इसीलिए मुझे ये कॉल कट करना पड़ा। क्या हुआ माँ जी, बात नहीं हो पाई क्या? नहीं ना बहू, बात करते करते ही कॉल कट गया। शायद वहां पर नेटवर्क का इशू होगा। जाने दीजिए ना माँ जी, उन दोनों को वहां पर एंजॉय करने दीजिए। अब बार बार फोन करके उन्हें परेशान करना अच्छा नहीं लगता ना। हाँ बहू, शायद तू सही कह रही है। दिन यूं ही गुजरते जाते हैं। फिर ऐसे ही एक रोज। बाप रे, तू तो एकदम पागल है चंचल। अरे हर बार तो तू बस अपना ही सोचती है। उस बेचारी विवेक के बारे में एक बार तो सोच लेती। माना कि तू वहां पर अकेली घूमी होगी, लेकिन वो बेचारा वहां पर कहाँ गया होगा जब वो आदमी सामने से ये कह रहा है कि दोस्ती के नाते ही सही मगर रिश्ता निभाते हैं। तो तुझे इसमें क्या प्रॉब्लम है? आज आके तू भी मुझे ही सुनाने लग जाती है। वही वही बात मैं तुझे कितनी बार बोलूं? मुझे इन लोगों में से किसी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे सुनाऊं नहीं तो क्या करूं? तेरे गुणगान गाऊं? अरे तू बेवजह अपने ससुराल वालों की अच्छाई का फायदा उठा रही है। अपने पास को बुलाकर अपने प्रेजेंट का एक्सेप्ट करना। देख चंचल, तू जिस राह पर चल रही है उस राह पर अंत में तुझे पछतावे के सिवा और कुछ भी नहीं मिलेगा। देख लेना तू। जास्मीन यार, तुझे हो क्या गया है? जब से मेरी शादी हुई है तब से तू मेरी सहेली नहीं बल्कि कोई बूढ़ी औरत लगती है। जब देखो तब मुझे प्रवचन देती रहती है। अरे मेरा यहाँ पर और कौन है जिससे मैं अपने दिल का हाल बता सकूं? एक तू ही तो है मेरी सहेली। मानती हूं कि मैं तेरी सहेली हूं और आगे भी रहूंगी, लेकिन हमारा साथ अब पहले जैसा नहीं रहा। अरे शादी के बाद हर रिश्ता बदल जाता है, यहाँ तक कि तेरा और तेरे माता पिता का भी साथ छूट गया है। इसलिए आगे की जिंदगी तुझे अब तेरे पति और ससुराल वालों के साथ ही गुजारनी होगी। और तुझे क्या लगता है कि तू 1 महीने तक उनके साथ बुरा बर्ताव करके उस घर से निकलकर वापस अपने मायके चली आएगी? लेकिन उसके आगे क्या? उसके आगे तू जीवन भर अपने मायके में ही रहेगी क्या? नहीं ना। इसीलिए कह रही हूं, अपने ससुराल को स्वीकार कर और जो मिला है उसमें खुश रहे। अरे बस कर जास्मिन, ये तू क्या बकवास कर रही है? देख चंचल, मैं जो भी कह रही हूँ सच और सही कह रही हूँ। और तुझे अगर मेरी बातें कड़वी लग रही हैं, तो आगे से तू मुझसे बात ही मत किया कर। ढूंढ ले कोई और सहेली जो तेरी हाँ में हाँ मिलाए। इस बात के लिए सॉरी चंचल, पर मैं उन सहेलियों में से बिल्कुल नहीं हूं जो गलत में भी तेरा साथ दे दो। अरे सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे तेरा पति और तेरे ससुराल वालों के लिए लग रहा है। वो बेचारे क्या क्या सहन कर रहे हैं। इतना कहकर जास्मिन कॉल कट कर देती है और उसकी ये बातें सुनकर अब चंचल भी गहरी सोच में पड़ जाती है। क्या वाकई में मैं ये सब गलत कर रही हूँ? वैसे जास्मिन की बात तो सही है। मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तब से मैंने 50 गलतियां की हैं, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने मेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव किया। नहीं नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मेरा मकसद पहले भी वही था और आगे भी वही रहेगा। आधा महीना तो बीत चुका है और अब बचे हुए आधे महीने में कुछ भी करके मुझे इस घर से निकलना ही होगा। और अब की बार तो मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे इन लोगों के पास मुझ पर गुस्सा होने के सिवाय और कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। वाह, बहुत अच्छा काम कर रही है तू बहू। अरे मेरे पीठ पीछे तो मेरी बुराई कर रही है, वो भी सानिका से। वैसी बात नहीं है माँ जी, वो दरअसल। अरे बकवास बंद कर, नालायक औरत। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई क्या? और तू भी सानिका, मंजू और लावण्या के बारे में कितना कुछ बोल रही थी तू। लानत है तुम जैसी बहुओं पर। माफ करना काकी,
लेकिन यही बात आप जैसी सासों पर भी लागू होती है, सिर्फ हम जैसी बहुओं पर ही क्यों? ज्यादा मुंह मत चला और चल दफा हो जाए यहाँ से। अब तक तुम दोनों ने सबकी बहुत चुगलियां कर ली। फिर सानिका वहां से चली जाती है। और तू वंदना, तुझे मैं आखिरी चेतावनी दे रही हूँ, आइंदा से अगर तूने मेरी बुराई की और मुझे वह सुनने में आया तो मैं सच में तेरी जबान काट कर फेंक दूंगी, समझी कि नहीं? लेकिन माँ जी, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है सानिका से। और ये बात तो सच ही है ना कि आप कितनी निर्दयी हो। अरे आप अपने गिरेबान में भी तो झांक कर देखिए ना। मुझे उल्टा जवाब मत दे, वरना मैं फिर तुझे खाना ही नहीं दूंगी, वो भी सीधे अगले 5 दिनों के लिए। वंदना सास के चिल्लाने से चुप हो जाती है और कोकिला अब सानिका ने कही हुई सारी बातें पूरे मोहल्ले में जाकर बताती है। क्या? हाँ मंजू बहन, अरे वो कोकिला बता रही थी कि तुम्हारी बहू सानिका कोकिला की बहू वंदना के पास जाकर तुम्हारी और तुम्हारी बेटी के बारे में गलत बातें कर रही थी। हाँ हाँ, वो तो ये भी बता रही थी कि लावण्या कुछ भी काम नहीं करती। वो और उसका पति दोनों तो बस मुफ्त में रहते हैं। और मेरी सास तो एकदम बुज़दिल है और उसे तो अपने बेटे की कुछ भी नहीं पड़ी। ये सब कहा उसने वंदना से। हे भगवान, अरे माँ, ये हमें क्या सुनने मिल रहा है? उन औरतों की बातें सुनकर मंजू और लावण्या काफी शर्मिंदा महसूस करते हैं और घर जाकर वो दोनों सानिका को खूब सुनाते हैं। अब झूठ बोलने की कोशिश मत करना, हमें सब पता चल चुका है सानिका कि कैसे तुमने उस वंदना के पास जाकर मेरी और माँ की बुराई की है। हाँ तो मैं कहाँ इनकार कर रही हूँ इस बात से। मैं गई थी वहां पर, लेकिन मैं अपनी सहेली को बस अपना दुख बांट रही थी और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। कुछ भी गलत नहीं है? सच में? अरे निकम्मी लड़की, तूने मुझे बुज़दिल कहा है। मेरी बेटी और दामाद जी के बारे में बकवास बातें कर रही थी तू। अरे तेरी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की? दम है तो हमारे सामने बोलकर दिखा ना। आपसे बोलकर क्या ही फायदा होगा माँ जी? आपकी आंखों पर बस अपनी बेटी और दामाद के प्यार की पट्टी चढ़ी हुई है। अरे दिन रात दीदी बस ऐश ही करती है और मैं नौकरानी की तरह काम पे काम करती हूँ। अरे इनसे तो अपनी बेटी का भी काम नहीं होता। और रही बात नंदोई जी की, तो वो भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, लेकिन घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं देते। और ये बात सरासर गलत है माँ जी। देख बहू, मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले। ये तेरा ससुराल है और मेरी बेटी का मायका है, इसलिए तुझे तो काम करना ही पड़ेगा। और तू होती कौन है मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोलने वाली? और रही बात मेरे पति के पैसे देने या ना देने की, अरे आज तो तुमने ये बात कह दी, लेकिन दोबारा मत कहना, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और हाँ, अगर तुझे कल से घर के बाहर निकलना है तो केवल काम के लिए जाएगी, वरना जगह जगह जाकर हमारी पंचायत करती रहेगी और हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। आज तो तुझे मैं छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार नहीं बख्शूंगी तुझे। उतने में वहां पर अभिनव आता है। अरे बस कीजिए आप दोनों, क्यों इस बेचारी को इतना डांटते जा रहे हो? आखिर किया क्या है इसने? बस अपनी सहेली को जाकर अपना दुख ही बताया है ना। और मोहल्ले में ढिंडोरा तो कोकिला काकी ने पीटा है, तो आप उनसे जाकर बात कीजिए। चुप बैठ अभिनव, ज्यादा जोरू का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। माफ कीजिए दीदी, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि सानिका ने कुछ गलत किया है। अरे जो कुछ भी उसने कहा है बिल्कुल सही कहा है। खैर, मुझे इस घर में किसी से कोई बात नहीं करनी। इसकी तबीयत तो सुबह से ही नरम गरम सी है, इसीलिए आप दोनों चुप हो जाइए। चलो सानिका। फिर अभिनव सानिका को कमरे में लेकर जाता है। देखा ना माँ, इस सानिका ने तो दिमाग खराब करके रख दिया है। अगर इसे इतनी ही दिक्कत है तो मैं कल से काम कर दिया करूंगी। आधे घंटे से ज्यादा खड़े रहने से मेरी कमर में दर्द होना शुरू होता है, लेकिन फिर भी मैं सारे काम करूंगी, वरना इसकी बातें कौन सुनने वाला है। बस जलील करते हैं ये दोनों। और मैं विक्रम से भी कह दूंगी
कि वो घर में पैसे दिया करे, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में यह हमें खाना भी नहीं देगी। चुप बैठ लावण्या। अरे तू पागल वागल हो गई है क्या? तेरी माँ है ना यहाँ पर, और मेरे होते हुए उस सानिका की ये मजाल कि वो तुझे खाना ना दे और तुझसे काम करवाए। देख बेटा, ये घर तेरा है और तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ। अरे मैं हूं ना, तो तू फिक्र मत कर। और हाँ, दामाद जी को इस बारे में कुछ भी मत बोलना, खामखा उन्हें बुरा लगेगा। मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम बस तीनों खुश रहो, और इस घर की मालकिन मैं हूं, वो सानिका नहीं। ठीक है माँ। वही दूसरी तरफ सानिका अकेले में बैठकर खूब रोती है। फिर अगले दिन। मुझे माफ कर दे सानिका, मेरी सास के कारण तुम्हारे घर पर इतने झगड़े हुए। तुम्हारी आवाज कल मेरे घर तक आ रही थी। अरे नहीं वंदना, ये तो कैसी बातें कर रही है? ये सब कोकिला काकी की वजह से ही हुआ है, तुम्हारी वजह से नहीं। खैर, तुम चिंता मत करो, मैं अभी ठीक हूँ। और आइंदा से ऐसे मुझसे माफी वगैरह बिल्कुल मत मांगना, समझी कि नहीं? अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन तुझे तेरी सास और ननद ने ज्यादा डांटा तो नहीं ना? क्योंकि कल तेरे जाने के बाद मुझे तो मेरी सास ने बहुत सुनाया। मुझे भी इन लोगों ने बहुत सुनाया, लेकिन बाद में अभिनव आया और उसने उन दोनों को चुप कराया। जाने दे, इतना इन सब के बारे में मत सोच। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी, और वो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। इसलिए जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकारो। अब हम भी इसमें क्या कर सकते हैं? हाँ यार, ये बात तो तूने एकदम सही कही। वही मंजू भी भानुमति को फोन करके खूब सुनाती है। क्या? अरे ये आप क्या कह रही हो समधन जी? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अरे आपकी बेटी जब से इस घर में आई है, तब से कलेश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब आप ही बताइए, आप अपनी घर आई बेटी से काम करवाएंगे क्या? दामाद जी से पैसे लेंगे क्या? नहीं ना। तो फिर आपकी बेटी ये सब कैसे बोल सकती है हमसे? अरे इतना सब होने के बाद भी बेचारी मेरी बेटी लावण्या चुप है। सोचिए, उसके मन को कितनी ठेस पहुंची होगी। हे भगवान, मैं तो परेशान हो गई हूँ आपकी बेटी से। बहुत उम्मीदें रखी थी मैंने उससे, लेकिन एक भी उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। और तो और उसने मेरे बेटे को भी पट्टी पढ़ाकर हमारे खिलाफ कर दिया है। अरे जो बेटा इतने दिनों तक चुप था, अब वो भी हमसे लड़ाई झगड़े करने लगा है। जरा समझाइए अपनी बेटी को, शायद आपके कहने से वो समझ जाए। जी समधन जी, मैं उससे आज ही समझाती हूँ, और उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो ऐसी बिल्कुल नहीं है, पर क्या पता क्यों ऐसे हो गई। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मेरे समझाने से वो समझ जाएगी। मुझे भी यही उम्मीद है। चलिए, अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे बाकी के भी काम है। इतना कहकर मंजू कॉल कट कर देती है और भानुमति बहुत चिंतित हो जाती है। लेकिन कमलेश और मालिनी उसकी सारी बातें सुन लेते हैं। अरे माँ जी, आपके फोन का आवाज इतना तेज है कि हमें भी सब कुछ सुनाई दिया। मैंने तो सानिका से पहले ही कहा था कि ससुराल वाले बस अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। देखा, अब वही हुआ ना। बहुत उड़ रही थी वो, लेकिन अब उसकी अक्ल बराबर ठिकाने आ गई होगी। चुप हो जा बहू। अरे तेरी मनहूस काली जबान के कारण ही हुआ है ये सब। शादी के पहले ही तूने टोक लगा दी। कमलेश जी, मैं सानिका को समझाऊंगी, क्योंकि ऐसे ही रहा तो उसकी शादी टूट सकती है। अरे ससुराल में अच्छे से रहेगी, तभी तो जीवन में आगे बढ़ पाएगी, वरना सास ननंद और नंदोई का दिल दुखाकर उसे बहुत पाप लगेगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो भानुमति? उसे समझाने की जगह उसकी पहले बात तो सुनकर लो। हमारी बेटी हमेशा सही का साथ देती है, इसलिए वो खामोखा किसी को भी परेशान नहीं करेगी। अब तो चुप ही रहिए जी। अगर हम उसकी बात सुनने जाएंगे तो झगड़ा सुलझाने की जगह और बढ़ जाएगा। भानुमति अब सानिका को कॉल करके उसे अच्छे से समझाती है, लेकिन तभी सानिका को बहुत गुस्सा आता है।
अरे क्या माँ, आप भी, आपको तो इधर आकर उन लोगों को डांटना चाहिए, क्योंकि ये लोग गलत थे, मैं नहीं। लेकिन आप तो ये कह रही हो कि मैं ही चुप रहकर सब कुछ सह लूं और तभी मैं अपनी जिंदगी में खुश रह पाऊंगी। वाह, क्या सोच है आपकी। हाँ, तो क्या गलत कहा मैंने बेटा? तुझे यही करना पड़ेगा, क्योंकि हर समय एक जैसा नहीं रहता और रिश्ते तो ऐसे ही होते हैं बेटा। देखना, कुछ ही दिनों बाद सब अपने आप ठीक हो जाएगा। बस कुछ बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। नहीं माँ, ये सब मुझसे नहीं होने वाला और आपके कहने से मैं दबाव में नहीं रहने वाली। पर बेटा, बस माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। इतना कहकर सानिका कॉल कट कर देती है। फिर 2 दिनों के बाद, ये लीजिए माँ जी और दीदी, आप दोनों के लिए चाय और नाश्ता। लेकिन ये क्या, बस इतना सा नाश्ता? कल से थोड़ा ज्यादा बनाया कर और अलग अलग प्रकार का नाश्ता दिया कर। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी। फिर सानिका भी वहीं बैठ जाती है और मंजू और लावण्या के साथ टीवी देखने लगती है। लेकिन तभी, इसे कह दो माँ कि ये यहाँ से उठकर चली जाए, वरना मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। अरे नहीं बेटी, तू क्यों जाएगी अपने कमरे में? जा बहू, तू अपने कमरे में चली जा और तुझे जो देखना है अपने फोन में देख ले। अरे दीदी को अगर मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो खाना भी मेरे हाथ का क्यों खा रही है? खुद ही बनाकर खा लेना। चुप कर बहू, ज्यादा जबान मत चला। इस घर में रहना है तो चुपचाप रहना होगा, वरना निकल जा यहाँ से। सानिका को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में जाकर फिर से रोने लगती है। तभी वहां पर अभिनव आता है और वो उसे शांत करने लगता है। तो मैं क्या करूं अभिनव? अरे तुम तो ऑफिस चले जाते हो, लेकिन यहाँ पर मैं अकेली होती हूँ और मुझे ही इनके नखरे झेलने पड़ते हैं। कोई मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। तुम्हें अगर मैं कुछ कहने जाऊं तो तुम कहते हो कि जाने दो। माँ से कहो तो माँ मुझे ही चुप कराती है और सब कुछ सहने के लिए कहती है, और सहेली से कहने जाओ तो बीच में उसकी सास आ जाती है। पता नहीं मैं क्या करूं अभिनव, बहुत परेशान हो गई हूं मैं। ओफो सानिका, इतना रोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं जानता हूं कि तुम दुखी हो, लेकिन मैं हूं ना, और मेरा साथ होते हुए तुम्हें दुखी होने की क्या जरूरत है? और तुम इन लोगों से इतना लेना देना क्यों रख रही हो? इन लोगों से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। अभिनव के समझाने पर सानिका शांत हो जाती है। फिर एक दिन, ये क्या है अभिनव, तू जरा बेवकूफ है क्या? अरे बस 10,000 में घर का खर्चा कैसे निकलेगा? अरे माँ, हर महीने मैं आपको सारे पैसे देता हूँ, लेकिन इस बार थोड़ी दिक्कतें आ गई हैं, इसीलिए मैं आपको इस बार केवल 10,000 रुपए ही दे रहा हूँ। और आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? बाकी के बिल्स तो मैं ही भरता हूँ ना, और एक महीने के घर खर्चे के लिए 10,000 भी बहुत है। नहीं अभिनव, इतने में कुछ भी नहीं होने वाला। तभी वहां पर विक्रम आ जाता है। माँ जी, वो मुझे 5,000 रुपए चाहिए थे, थोड़ा अर्जेंट काम था, क्या आप मुझे अभी दे सकती हो? सच में काम बहुत अर्जेंट है, इसीलिए मांग रहा हूँ। अरे क्यों नहीं दामाद जी, ये लीजिए। शुक्रिया माँ जी। फिर विक्रम पैसे लेकर वहां से चला जाता है और ये देखकर अभिनव को बहुत गुस्सा आता है। ये सब क्या था माँ? अभी अभी तो आप ये कह रही थी कि 10,000 में भी घर खर्च नहीं निकलेगा, और जीजा जी के मांगने से आपने उन 10,000 में से 5,000 उन्हें तुरंत निकाल कर दे दिए। हाँ, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? उन्होंने तेरे सामने ही कहा था ना कि उन्हें किसी जरूरी काम के लिए पैसे चाहिए, तो ऐसे में मैं उन्हें कैसे मना कर सकती थी? लेकिन अब तो आपके पास केवल 5,000 रुपए ही है, तो अब घर खर्च कैसे चलेगा? बेटा अगर पैसे कम दे तो वो बेवकूफ है, और दामाद चाहे कुछ भी करे वो एकदम सही है, जैसे कि वो दामाद नहीं देवता बन गया हो। हाँ, तो हमारे यहाँ पर दामाद को भगवान की तरह ही पूछते हैं, उनका दिल दुखाना अच्छा नहीं होता।
इसीलिए हम सब उनका मान सम्मान करते हैं और तुझे भी करना चाहिए। ये सारी बातें आप मुझे मत बताओ माँ। अरे आपको तो 24 घंटे आपका दामाद ही दिखाई देता है, बेटा तो कहीं है ही नहीं ना आपकी जिंदगी में। तभी वहां पर लावण्या भी आती है। अभिनव, अब तू फिर से शुरू मत हो जा। दीदी, ये मुझे आपसे कहना चाहिए कि आप शुरू मत हो जाइए। अरे आपने और जीजू ने तो बेशर्मी की सारी हदें तोड़ दी है। बस अभिनव, अब अगर एक शब्द भी और तूने बोला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। शांत हो जाइए माँ, इतना भड़कने और खून जलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे सब पता चल चुका है कि आपके मन में मेरे और सानिका के लिए क्या दर्जा है। इसलिए मैंने तय किया है कि अब इसी वक्त मैं और सानिका इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। चलो सानिका। क्या? फिर अभिनव और सानिका दोनों अपना सामान बांधने लगते हैं, लेकिन उन्हें जाते हुए देखकर लावण्या परेशान हो जाती है। हे भगवान, अगर ये चला गया तो घर खर्च कैसे निकलेगा? नहीं नहीं, मुझे इसे रोकना ही होगा। रुक जा अभिनव, अरे इतनी सी बात के लिए तू घर छोड़कर क्यों जा रहा है? और क्या हो गया है तुझे? क्यों हर वक्त लड़ता झगड़ता है तू? जाने दे लावण्या, इसे मत रोक। वैसे भी मुझसे ये रोज रोज के झगड़े सहन नहीं होते। आजकल ये कुछ ज्यादा ही तेज हो गया है। अरे इसे क्या लगता है कि इसके बिना हमारा घर चल नहीं सकता क्या? मंजू के कहने पर लावण्या चुप हो जाती है और सानिका और अभिनव घर छोड़कर चले जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।